नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट कोड BHIE 141 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा 1911 की चीनी क्रांति। इससे पहले 6 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि अगर इसमें आप एक भी चैप्टर छोड़ते हो तो अगला चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है। अब तक जो हम इस किताब की श्रृंखला में पढ़ चुके हैं वो ये पढ़ चुके हैं कि चीन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण कैसा था, उसमें कौन कौन से राजाओं ने शासन करा था, चीन में अफीम युद्धों के क्या कारण थे और इन अफीम युद्धों का चीन पर क्या प्रभाव पड़ा, विदेशी शक्तियों ने चीन से किस प्रकार की संधियां करी और इस संधियों का चीन पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आगे चलकर हमने यह भी पढ़ा कि ताइपिंग विद्रोह के कारण क्या थे और ताइपिंग विद्रोह जो है वो सफल क्यों नहीं हुआ। फिर आगे चलकर बॉक्सर विद्रोह और लास्ट वाले चैप्टर में हमने 100 दिनों के सुधार को पढ़ा था। अब तक इतने सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से चीन में 1911 की क्रांति होती है। तो देखो, चीन का जब आप इतिहास पढ़ते हो तो ये जो 1911 की क्रांति है ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद जो छिंग वंश का राजतंत्र था ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप सभी को पता है छिंग वंश का जो शासन है वो 1644 में शुरू हुआ था और 1912 में जाकर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे तो 1911 में ही खत्म हो जाएगा, बट ऑफिशियल जो डेट है वो 1912 है। तो वैसे तो 1912 में ये खत्म होगा, ठीक है। और उसके खत्म होने का कारण क्या होगा, ये क्रांति। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1911 की चीनी क्रांति हुई, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय चीन में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, और एक संगठन था, बहुत ही ज़बरदस्त संगठन था, और इस संगठन का नाम था तोंगमेंग हुई। तो तोंगमेंग हुई का निर्माण, उसकी विचारधारा, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हर चैप्टर की तरह इसकी भी एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, छिंग के सुधार। चीन वंश का अंतिम शासक वंश कौन सा था, छिंग वंश। अब ये सुधार क्यों करना चाहेगा, पहले तो यही बता दूं मैं। ये सुधार इसलिए करना चाहेगा क्योंकि चीन में ना हर तरफ असंतोष फैल रहा होगा। किस प्रकार का असंतोष फैल रहा होगा, तो देखो, किसानों की स्थिति बेकार थी और किसान समय समय पर विद्रोह भी कर रहे थे। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि ताइपिंग विद्रोह हुआ, बॉक्सर विद्रोह हुआ। तो किसान क्या है, किसानों के बीच में असंतोष बढ़ रहा था, क्योंकि किसानों को लग रहा था जो छिंग वंश के लोग हैं ये उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो छिंग वंश के लोग क्या करेंगे, कृषि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। इधर सेना भी जो है वो छिंग वंश की क्या हो जाएगी, अगेंस्ट हो जाएगी। तो ये सेना में भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिर ये छिंग वंश के लोग प्रशासन में भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से करप्ट हो चुका था, भ्रष्टाचार हर जगह फैल चुका था। इसके अलावा हर जगह सुधार करना है तो आपको शिक्षा में भी सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा प्रणाली भी बड़ी बेकार हो चुकी थी। तो छिंग वंश का जो अंतिम समय है उस दौरान किसानों का भी विद्रोह हो रहा है, शिक्षा प्रणाली भी बेकार हो चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्था भी बेकार हो चुकी है, सैनिक व्यवस्था भी बेकार हो चुकी है। तो इन सभी चीज़ों में छिंग वंश के राजा जो हैं वो सुधार कर रहे हैं, लेकिन इनके सुधार ना टिक नहीं पाएंगे। परिणाम ये होगा कि एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और छिंग वंश अपनी सत्ता से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखिए, तो कह रहा है मानचू राजाओं ने, आपको पता है जो छिंग वंश के राजा हैं उन्हें मानचू शासक भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए फाइनली कोशिश करी कि हम क्या करें, सुधार करें। ये सुधार के लिए उन्होंने कुछ अधिकारियों को रखा और उनमें से एक अधिकारी थे जिनका नाम था कॉन्ग यू वी। सिंपल सी बात है, कोई भी शासन व्यवस्था जब सुधार करती है तो सुधारों का जिम्मा कुछ अधिकारियों को देती है, और उन्हीं में से एक अधिकारी था जिसका नाम था कॉन्ग यू वी। कॉन्ग यू वी की बात करें तो ये सुधार जैसा चाहता था, ये क्रांतिकारी सुधार थे। ये चाहता था कि शिक्षा में सुधार हो, सेना में सुधार हो, प्रशासन में सुधार हो और संस्थाओं में सुधार हो। ऐसे एक बंदा था चोंगची डुंग और एक बंदा था युआन शिकाई। ये भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे। इन अधिकारियों ने ये सुधार लागू करने की कोशिश भी करी। छिंग वंश ये जो सुधार कर रहा है, यानी कि शिक्षा में जो सुधार कर रहा है, सेना में जो सुधार कर रहा है, प्रशासन में जो सुधार कर रहा है, संस्थाओं में जो सुधार कर रहा है, ये इसका अंतिम प्रदर्शन था, क्योंकि उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अगर छिंग वंश की बात करें तो छिंग वंश किन किन क्षेत्रों में सुधार कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार कर रहा है, सेना के क्षेत्र में सुधार कर रहा है, प्रशासन के क्षेत्र में सुधार कर रहा है, और चीनी जो संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका, इन सब में सुधार करने की बात की जा रही है। अब सबसे पहले हम शैक्षिक यानी कि शिक्षा में सुधार की बात करेंगे। तो हुआ क्या, जनवरी 1901 में पहली बार चीन में सुधारों की घोषणा की गई और ये कहा गया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एजुकेशन सिस्टम में सुधारेंगे। सिंपल सी बात है, देखो, किसी भी देश में अगर आपको चेंज लाना है तो सबसे पहले एजुकेशन में चेंज लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन ना हर बंदे के माइंड को चेंज करती है, अगर रियलिटी में बंदा एजुकेशन को ले रहा हो तो। 19 सेंचुरी के अंत से ही बहुत सारे सुझाव दिए जा रहे थे कि भाई ये सुधार होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए।
अब सुझाव तो बहुत सारे आ गए, मेन ये था कि अब क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो चौनची डुंग अपनी आलोचना में काफ़ी उग्र था, यानी कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था, हर चीज़ की बुराई करने में इसको आता थी, यानी कि हर चीज़ की गलतियाँ निकालने से आती थी। इसका ये मानना था कि आधुनिक राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक शिक्षा और स्कूल आगे ना बढ़ जाएं। तो शिक्षा और स्कूलों की नई प्रणाली की आवश्यकता है। 1901 से लेकर 1906 के बीच में शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को फिर से पुनर्गठित किया जा रहा है। 1901 से पहले एक निबंध प्रतियोगिता होती थी, इस प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया गया है और अब ये कहा गया है कि विद्यार्थी चीन की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, साइंस को पढ़ेंगे। तो जहाँ पहले चीन में क्या होता था, एक परीक्षा होती थी जिसमें 8 चरणों में एक एस्से लिखा जाता था, निबंध लिखा जाता था। जो जितना अच्छा निबंध लिखता था उसे उतना ज़्यादा ज्ञानी माना जाता था। लेकिन अब ये कहा गया नहीं, अब आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो छिंग वंश के शैक्षिक सुधारों में सबसे पहले क्या हो रहा है, स्कूली सिलेबस में चेंज हुआ है, स्कूली पाठ्यक्रम में चेंज हुआ है और नए नए विषयों को पढ़ाने की बात की गई है। स्कूल तंत्रों की स्थापना की गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की गई। जिले के स्तर पर प्राथमिक स्कूल स्थापित किए गए, हाई स्कूल स्थापित किए गए, कॉलेज स्थापित किए गए। 1905 में परीक्षा पद्धति खत्म हो गई और एक नई पद्धति की शुरुआत हुई। कह रहा है 1909 के आसपास चीन में लगभग 1 लाख आधुनिक स्कूल खुल चुके थे। इन सुधारों का प्रभाव 10 साल के अंदर ही महसूस किया जाने लगा। अब हम बात करेंगे सैनिक सुधारों की। तो सैनिक सुधारों की अगर हम बात करें, एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में छिंग राजाओं ने किन किन क्षेत्रों में सुधार किए। तो आप बताओगे पहले शिक्षा के सुधार, फिर किसके सुधार बताओगे, सैन्य सुधार। जब आप सैन्य सुधारों की बात करोगे तो देखो 19वीं सेंचुरी की अगर हम अंत तक की बात करें तो 19वीं सेंचुरी के अंत तक जो मांचू सेना थी, ये मांचू बैनर और क्षेत्रीय सेनाएं थी, यानी कि एक सेंट्रल आर्मी थी और एक हर एक अलग अलग क्षेत्र की जो रीजनल आर्मी थी, यानी कि सपोज दैट से ये चाइना है और इसके एक क्षेत्र यहाँ, एक क्षेत्र यहाँ, एक क्षेत्र यहाँ, एक क्षेत्र यहाँ, एक क्षेत्र यहाँ। तो इस क्षेत्र की जो सेनाएं थी, इन सेनाओं को हम क्या कहेंगे, रीजनल आर्मी कहेंगे, यानी कि क्षेत्रीय सेना कहेंगे। लेकिन ये सारी सेना एक बड़ी सेना के कंट्रोल में होगी जो कि नेशनल आर्मी होगी। तो एक तो थी मांचू बैनर, ये नेशनल आर्मी थी, और जो ये थी ये क्षेत्रीय सेना थी। अब ये क्षेत्रीय सेनाएं धीरे धीरे करके क्या होने लगी, मजबूत होने लगी, क्योंकि हर क्षेत्रीय सेना एक सैनिक कमांडर के अंडर में होती थी और वो ना अपनी सारी ईमानदारी उस सैनिक कमांडर की तरफ ही दिखाती थी। तो मांचू जो बैनर था ये सोच रहा था कि हम सारी की सारी जो क्षेत्रीय सेनाएं हैं इन्हें ख़त्म कर दें, लेकिन ये इतना आसान था नहीं। उसका रीज़न था ये क्षेत्रीय सेनाएं बहुत ज़्यादा क्या थी, मजबूत थी। ये अपने नज़दीकी नेताओं के प्रति बहुत वफादार थी, अगर वो चाहें तो इनसे विद्रोह भी करवा सकते थे। बॉक्सर विद्रोह जब हुआ था, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, बॉक्सर विद्रोह के दौरान सेना बहुत बुरी तरीके से हारी थी। बॉक्सरों ने इनकी बड़ी पैमाने पर लंका लगाई थी। तो ऐसे में सेना में सुधार होने बहुत ज़्यादा आवश्यक थे ही थे। तो सेना को एक नई तरीके से ट्रेनिंग देने की बात की जाएगी। यहाँ पर कुछ अधिकारी जैसे युवांशी काई, तो युवांशी काई जैसे अधिकारियों ने सेना में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इन्होंने सेना की 6 डिवीजनों का निर्माण किया, सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया। इसके लिए उन्होंने विदेशी अधिकारियों को भी रखा। नए सैनिक विद्यालयों में ट्रेनिंग दी गई और इसके लिए जो लोगों को बुलाया गया वो थे जैपनीज़। तो सेना में सुधार किया गया। सेना में सुधार ये किया गया कि सेना में 6 डिवीजन का निर्माण किया गया, सेना के नए स्कूल खोले गए, सेना को आधुनिक हथियार दिए गए और जैपनीज ट्रेनर को बुलाया गया ताकि सेना को जैपनीज तरीके से ट्रेंड किया जा सके। आगे चलकर हम बात कर रहे हैं प्रशासन में क्या सुधार किया गया। तो देखो किसी भी देश को चलाने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब प्रशासन अगर भ्रष्ट हो जाए, कोई भी अधिकारी अपना काम ढंग से ना करे तो वो देश चल पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो अब चीन में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक सुधारों की। तो प्रशासन को चुस्त करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए बहुत से सुधार किए गए। सबसे पहली बात क्या थी कि पहले पता क्या होता था चाइना में, तो आपको पता है ये जो छिंग वंश के राजा थे, मांचू राजा थे, ये बाहरी राजा थे और जो चीनी लोग थे वो अलग थे। तो मांचू राजाओं के लिए अलग कोटा था और चीनी लोगों के लिए अलग कोटा था कि यानी कि इतनी सीटों पर चीनी लोगों की भर्ती होगी और इतनी सीटों पर मांचू लोगों की भर्ती होगी। तो मांचू राजाओं ने बड़ी चालाकी से इस कोटे को ख़त्म कर दिया। तो चीनी और मांचू लोगों के लिए जो कोटा था इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया और ये कहा कि जिसके अंदर योग्यता है वो आएगा। अगर चीनी लोगों के अंदर योग्यता है तो चीनी लोग ज़्यादा आएंगे और मांचू लोगों के अंदर योग्यता है तो मांचू लोग ज़्यादा आएंगे। इससे फ़ायदा हुआ मांचुओं को, क्योंकि मांचू राजा ये सोच रहा था कि चीनियों की सत्ता को ख़त्म किया जाए और ज़्यादा ज़्यादा मांचू लोगों को सेना में भर्ती किया जाए, प्रशासन में भर्ती किया जाए। तो चीनी अधिकारियों में इसके लिए असंतोष पैदा हो गया कि नहीं भाई, हमें तो कोटा चाहिए ही चाहिए, हम तो कोटे की नौकरी करेंगे।
ऐसे में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का जो प्रयास हुआ, इसमें छिंग वंश ने क्या करा, संसद की स्थापना करने की बात करी कि हम भाई एक संसद की स्थापना करेंगे। और ये संसद की जो स्थापना थी ये जापान से प्रेरित थी, क्योंकि उस समय जापान में एक राजा था मेजी। तो मेजी जो था ये जापान को बहुत अच्छे तरीके से सुधार रहा था। उसने जापान में डाइट का निर्माण किया था। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। तो उसी की देखा देखी छिंग राजाओं ने कहा कि भाई हम भी अपने यहाँ संसद का निर्माण करेंगे, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वो राजा के पास ही रहेगी। इससे पहले जो चीन की रानी थी वो ये सुधार कर पाती, उससे पहले क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके मरने के बाद ये जो सुधार हैं ये सही से नहीं हो पाए, और वास्तव में जो संसद का कार्य है वो 1917 में जाकर शुरू हुआ। आगे चलकर अगर हम बात करें परिवर्तन में, तो परिवर्तन में ये भी हुआ कि छिंग वंश में जो कुलीन वर्ग थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर जो लोग थे, ये लोग पूरी तरीके से सत्ता को अपने कब्जे में कर चुके थे। ऐसे में सरकार ये सोच रही है कि किसी भी तरीके से इनकी सत्ता को क्या करा जाए, कमज़ोर किया जाए। वोटिंग की बात की गई, ये सब सुधार करने की कोशिश की गई कि वोटिंग होगी, ये सब होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसका रीज़न है कि जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को ये कहा गया कि तुम वोट ही नहीं दे सकते। वोट दे कौन सकते हैं? तो देखो, पहली बात तो चुनाव में जो बंदा खड़ा होगा उसके पास 5,000 तायल्स चलते थे वहाँ पर, करेंसी जो थी तायल्स थी। तो ये हुआ कि 5,000 तायल की वार्षिक आमदनी होगी, वही बंदा चुनाव लड़ सकेगा। इसके अलावा ग्रेजुएट होना चाहिए। तो शांडुंग प्रांत की बात करें तो कुल जनसंख्या 3,80,00,000 थी। उनमें से 1,19,000 लोगों को मताधिकार प्राप्त था। इसी प्रकार से हुबाई में 3,40,00,000 में से 1,13,000 लोगों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। तो इससे पता चलता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में केवल कुछ ही % लोगों को वोट डालने का अधिकार था, और एक बहुत बड़ी जनता जो गरीब थी, अशिक्षित थी, उन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ऐसे में छिंग वंश ने सुधार करने की तो कोशिश करी, लेकिन उसके ये सुधार असफल रहे। जहाँ वो शिक्षा व्यवस्था में भी ढंग से सुधार नहीं कर पाए, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था में चीनी लोगों ने इनका विरोध किया। सुधार असफल रहे, क्योंकि गरीब अशिक्षित लोगों को इन सुधारों की श्रेणी में रखा ही नहीं गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1910 में या फिर 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दशक में छिंग वंश ने किन किन क्षेत्रों में सुधार किया, क्या ये सुधार सफल रहे, तो आप सबसे पहले सैनिक सुधारों की बात करोगे, शिक्षा के सुधारों की बात करोगे, प्रशासनिक सुधारों की बात करोगे, और फिर आप ये कहोगे कि ये सुधार सफल नहीं हुए। उसका कारण था क्योंकि जो चीन की जनता थी ना, वो मानचू राजाओं को बाहर का समझती थी, और ऐसे में उन्हें लग रहा था कि ये सुधार मानचू राजा अपने लिए ही कर रहे हैं। इसके अलावा इन सुधारों के असफल रहने का एक बड़ा कारण ये था कि बड़े पैमाने पर अशिक्षित लोग और गरीब लोगों को इन सुधारों में शामिल किया ही नहीं गया था। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि 1911 के समय चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। तो चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, विदेशी जो शक्तियाँ थी वो किस तरीके से इसमें काम कर रही थी, चीन के लोगों में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, और तोंगमिंग हुई किस प्रकार से अपना काम करेगा, ये तमाम चीज़ें आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, जब आप चीन की अर्थव्यवस्था की बात करते हो तो 20वीं सेंचुरी में चीन में विदेशी प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। यानी कि आपको पता ही है, अमेरिका, जापान, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो महाशक्तियाँ हैं ये चीन में एंटर कर मार चुकी हैं, और अलग अलग तरीके से चीन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर चुकी हैं। एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे, डाटा से अगर आप समझोगे, तो देखिए 1902 से लेकर 1910 तक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो 78 करोड़ 30 लाख था, और यही आगे चलकर बढ़कर 161 करोड़ हो गया। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट पहले 78 करोड़ का था वो 161 करोड़ का हो गया। लगभग 100 करोड़ की मात्रा यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे पता चलता है कि विदेशी जो शक्तियाँ हैं वो किस तरीके से चीन में अपना जाल फैला रही हैं। ये जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये रेलवे में हो रहा है, माइनिंग में हो रहा है, और इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि आपको 1910 तक चीन में क्या हुआ था कि विदेशी शक्तियों ने पूरी तरीके से अपने पैर पसार लिए थे, और चीन को बहुत ही बड़े हिस्से को कंट्रोल कर लिया था। अब जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, सिंपल सी बात है। अब क्या क्या चेंजेस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, सड़क का निर्माण होगा, इसके अलावा इंडस्ट्रीज अगर बन रही है तो बैंकिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चीन में क्या हुआ, विदेशी पूंजी आ गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, आधुनिक कंपनियां आगे तरीके से बढ़ने लगी, चीन में आधुनिक बैंकों की स्थापना होने लगी। फॉर एग्जांपल 1897 में कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, 1907 में बैंक ऑफ कम्युनिकेशन की स्थापना हुई, हुबू बैंक की स्थापना हुई, प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ती चली गई। इसके अलावा उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जैसे बहुत सारी जो कंपनियां, 227 कंपनियां लगभग रजिस्टर्ड हो गई। अब देखो, जब इतनी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, इतनी तेज गति से इन्वेस्टमेंट होता है, तो इस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो सबको नहीं मिल पाता है।
तो सिंपल सी बात है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, विदेशी कंपनियां लगती हैं, तो देशी उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। तो चीन के जो देशी उद्योग थे उनको नुकसान पहुंचने लगा, कारीगर बेरोजगार होने लगे, जो काम पहले हाथों से होता था वो काम मशीनों से होने लगा, तो लोग बहुत सारे बेरोजगार होने लगे। तो गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया। इसके अलावा जब भी कोई देश डेवलप होगा तो उसके सभी एरिया डेवलप नहीं होंगे। हम कहते तो हैं कोई कंट्री डेवलप होगी, लेकिन उसके कुछ ही एरिया डेवलप होते हैं। तो यही चीन में हुआ, वृद्धि असमान थी, जो बेसिक सुविधाएं थी वो नहीं थी लोगों के पास। व्यापारियों और अधिकारियों के बीच में अविश्वास आ गया, क्योंकि व्यापारियों को लगने लगा कि ये जो अधिकारी हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। स्वदेशी जो कंपनियां थी, यानी कि चीन के जो देसी उद्योग थे, वो विदेशियों के साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि विदेशी पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी से भी माहौल बेकार हो गया। बड़ी बड़ी महाशक्तियों को टैक्स से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया कि भाई तुम्हें टैक्स नहीं लगाने। तो ऐसे में क्या हुआ, घाटा होने लगा, सरकारी कोष पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया। चीन जापान से युद्ध हार चुका था और युद्ध में बहुत बड़ा हर्जाना भी उसे देना पड़ा। तो इन हर्जानों की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्या हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। फॉर एग्जांपल 1902 से लेकर 1910 के बीच में 22 करोड़ 40 लाख तायल युद्ध हर्जाने के रूप में, यानी कि युद्ध में हारने की वजह से युद्ध का नुकसान चीन को अदा करना पड़ा, और इसकी वजह से उसे कर्जा लेना पड़ा, और कर्जे का जो ब्याज था वो भी बड़ा खतरनाक था। तो इससे पता चलता है कि इस समय चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्या हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। अब देखो, चीन में कुछ विरोधी शक्तियां थी। तो अगर चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए विदेशी कंपनी यहाँ लगा रही हैं, बैंकों की स्थापना हो रही है। लेकिन निगेटिव इंपैक्ट इसका क्या पड़ रहा है कि चीन के स्वदेशी उद्योग खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। विरोधी शक्तियों की बात करेंगे तो इस समय क्या होगा, देखो जब भी किसी देश में चेंजेस होते हैं तो कुछ लोग उन चेंजेस का विरोध करते हैं, और चीन में तो ये विरोध होना ही होना था। उसका रीज़न था, चीन की एक बहुत बड़ी जनसंख्या छिंग राजाओं को बाहरी राजा समझती थी, और वो बाहरी राजा थे भी। इसके अलावा ये जो मांचू राजा थे, यानी कि छिंग जो राजा थे, ये विदेशी थे और ये मांचुओं की स्थिति रखते थे। इनका भी चीन के लोगों से इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन टाइम बीतने के साथ धीरे धीरे करके चाइनीज़ चीज़ों को सीख गए थे। तो देखो, जिस समय चीन के अंदर नई नई सामाजिक शक्तियों का उदय हो रहा है, उसी समय चीन में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम बिचौलिए कहते हैं या बुजुर्ग वर्ग कहते हैं। चीन में जितने भी सभी सहयोगी थे, वो पूंजीपति जितने भी थे, वो विदेशी उद्यमों में थे। यानी कि चीन के जितने भी बड़े बड़े अमीर आदमी थे, पूंजीपति थे, वो सब ने पैसा कहाँ लगा रखा था, विदेशी उद्योगों में। ऐसे में क्या हुआ, चीन पश्चिमी और जापानी व्यापारियों के बीच में मीडिएटर का काम करते थे, यानी कि एक कंपनी का दूसरे कंपनी से लोग काम करते थे। संघाई एक ऐसा शहर था जहां सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। अब 1905 से लेकर 1907 के बीच में चीन में राष्ट्रवादी भावनाएं आने लगी। राष्ट्रवादी भावना इसलिए आने लगी क्योंकि देखो, जो चीन के जो देशी उद्योग थे, उन लोगों को लगने लगा कि विदेशी उद्योगों के लगने की वजह से हमारे उद्योग खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, विदेशी उद्योगों का विरोध करेंगे, रेलवे का विरोध करेंगे। रेलवे का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि उनका ये मानना था कि रेलवे की वजह से चीन में ना लोग अंदर तक घुसपैठ कर रहे हैं, पश्चिमी महाशक्तियां अंदर तक घुसपैठ कर रही हैं, क्योंकि उस समय लोग ना रेलवे के प्रॉफिट को समझ नहीं पा रहे थे। उनका ये मानना था कि चीन की गवर्नमेंट पश्चिमी देशों के साथ मिली हुई है, और रेलवे के निर्माण से चीन के हर एक इलाके को पश्चिमी देश अपने आप में कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि उनका मानना भी सही था, क्योंकि रेलवे का निर्माण इसलिए नहीं किया जा रहा था कि चीन के लोगों को सपोर्ट मिल पाए। रेलवे का निर्माण तो इसलिए किया जा रहा था कि चीन में जो माइनिंग एरिया है, जहाँ पर कोयला है, लोहा है, ये सब वहाँ से निकाल के पोर्ट तक पहुँचाया जाए, और फिर पानी के जहाज़ों से उसे इंग्लैंड भेजा जाए, फ्रांस भेजा जाए, जर्मनी भेजा जाए। तो इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो रेलवे का निर्माण उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नहीं हो रहा था, मेन रीज़न यही था। और इसी वजह से चीन में क्या हुआ, विरोध होना शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो इन सब चीज़ों को समझ रहे थे, और परिणाम ये हुआ कि चीन में विरोधी शक्तियाँ फैलने लगी, और इन विरोधी शक्तियों को बड़े बड़े अधिकारियों का समर्थन भी था। फॉर एग्जाम्पल झोंग जी डोंग, हॉनकाऊ, इन सब लोगों ने बड़े पैमाने पर इन विरोधियों का साथ दिया। इसके बारे में आगे और भी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। आगे चीनी राष्ट्रवाद के विकास की बात की जा रही है। तो देखो, राष्ट्रवाद को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म मतलब होता है देशभक्ति की भावना। चीन के लोगों में जो देशभक्ति की भावना है, ये 1644 के बाद से ही थी, क्योंकि 1644 में जो चीनी वंश थे वो हार गए थे, और मांचू वंश की सत्ता आ चुकी थी। जब मांचू वंश की सत्ता आई तो चीन के लोगों को तभी से पता था ये बंदे बाहरी हैं और हमें इनके खिलाफ रहना ही है। तो ऐसे में अलगाववाद की भावना आ चुकी थी, लेकिन चीन को इससे कोई खतरा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो ये बाहर से मांचू लोग आए, जब ये चीन में आकर बस गए, तो इन्होंने फिर भी चीनी लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित किए। लेकिन कुछ चीनियों के साथ इन्होंने क्या करा, दुर्भावपूर्ण व्यवस्था रखी। एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे इंग्लैंड के लोग जब भारत में आए, उन्होंने भारत को कंट्रोल किया, लेकिन जब उन्होंने भारत के लोगों के साथ अत्याचार करने शुरू करे, तो लोगों के अंदर क्या आई, राष्ट्रवाद की भावना।
सेम यही हुआ जब मांचू लोग आए तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब इन्होंने अत्याचार करने शुरू करे तो लोगों के अंदर क्या आई, राष्ट्रवाद की भावना कि अब इन्हें यहाँ से भगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये मांचू लोग थे इन्होंने एक नई परंपरा बनाई। इस परंपरा में इन्होंने कहा कि जितने भी चीनी लोग हैं वो अपने सिर पर एक लंबी चोटी रखेंगे। यानी कि जितने भी चीनी लोग हैं वो सिर पर क्या रखेंगे, एक लंबी चोटी। क्यों रखेंगे, सुनो। सिर पर लंबी चोटी रखने का मतलब ये था कि इन लोगों पर मांचू कल्चर का प्रभाव है, क्योंकि मांचू लोग सिर पर चोटी रखते थे। इससे पता चलता था कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो भी अब क्या हो चुके हैं, मांचू हो चुके हैं। समझ रहे हो बात को। तो जो मांचू लोग थे उन्होंने कहा, एक परंपरा लागू करी कि जितने भी चीनी हैं वो सर पर एक लंबी चोटी रखेंगे। और इस लंबी चोटी का मतलब था कि इन लोगों पर मांचू लोगों का कंट्रोल है, और जो लोग इस बात को मानते नहीं थे उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके मांचू लोगों ने चीन के कल्चर को एडॉप्ट कर लिया, कन्फ्यूशियसवाद को समर्थन कर लिया, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर मांचू विरोधी भावनाएं जीवित थी। तो जब भी लोगों के अंदर राजनीति के विरोध में भावनाएं जीवित रहेंगी, परिणाम एक बड़ी क्रांति होगी, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी। परिणाम ये हुआ कि समय समय पर चीन में किसान आंदोलन होते रहे, जिनमें से ताइपिंग और बॉक्सर आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन में से एक थे। इसके अलावा चीन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना जायज़ था। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका चाइना में एंट्री कर चुका है, ब्रिटेन चाइना में एंट्री कर चुका है, फ्रांस चाइना में एंट्री कर चुका है, जर्मनी चाइना में एंट्री कर चुका है, और इधर जापान ने चाइना को हरा दिया है। तो ऐसे में जनता को ये लग रहा है कि मांचू राजा बड़े कमज़ोर हैं और ये हमारे चीन की रक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो कानून बनने लगे, चीनी सौदागर, चीनी व्यापारियों ने इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों और जनता ने बड़े पैमाने पर विरोध करना शुरू कर दिया। राजनीतिक बहिष्कार होने लगा। जापानीज सामान का विरोध करना शुरू कर दिया। तो कोई भी देश, जब किसी भी देश की जनता में जब राष्ट्रभक्ति की भावना आती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने शत्रु देश के सामान का बायकॉट करते हैं। कि जैसे सपोज दैट हम जो इंडियंस हैं, तो इंडिया के चाइना से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो जिन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है वो पता क्या करते हैं, चाइनीज सामान का बायकॉट करते हैं। वो चाइनीज सामान नहीं लेते, वो इंडियन सामान लेंगे। हाँ, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है वो भले ही उस सामान को ले लें, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आर्थिक स्थिति पे आती है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बंदा चाइनीज सामान खरीद रहा है तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी सरकार खुद ही एक बहुत बड़ा व्यापार चाइना से कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सरकार में देशभक्ति की भावना नहीं है। तो अपने अपने स्तर पर जब देश की तरफ जनता सारे की सारी साथ देगी तभी देश आगे बढ़ पाएगा, और चाइनीज़ लोगों में ये चीज़ थी। इन्होंने क्या करा, जापान के सामान के जो गोदाम थे उन्हें जला डाला, और जापानीज जहाज़ों को खाली करने से इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब जो ये क्रांतिकारी थे, दो प्रकार के थे, एक थे सुधारक और एक थे क्रांतिकारी। सुधारक वो लोग थे जो सिंपल तरीके से, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ गांधीवादी टाइप के लोग थे। सुधारकों का ये मानना था कि पढ़ाई लिखाई करके धीरे धीरे करके सुधार करना चाहिए। क्रांतिकारियों का कहना था कि मार पीट करके सुधार कर देना चाहिए। तो चीन में दो प्रकार के लोग आए, एक सुधारक थे और एक क्रांतिकारी थे। सुधारकों की बात करें तो सुधारक धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे, संवैधानिक तरीके से राजतंत्र चाहते थे, यानी कि राजा रहे लेकिन संवैधानिक तरीके से रहे, जैसे ब्रिटेन में है। दूसरे क्रांतिकारी थे, उनका मानना था कि सत्ता को उखाड़ फेंको और पूरी तरीके से परिवर्तन कर दो। अब हम कुछ ऐसे अधिकारियों की बात करेंगे जो सुधारक थे और कुछ ऐसे अधिकारियों की बात करेंगे जो क्रांतिकारी थे। तो देखो, चीन की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक नाम आता है लियांग किचाओ। लियांग किचाओ जो था ये सुधारवादी था, यानी कि धीरे धीरे सुधार करना चाहता था, शांतिपूर्वक तरीके से सुधार करना चाहता था, ज़्यादा हिंसा नहीं चाहता था। ये बंदा जो था ये कांग यू का बहुत बड़ा सहयोगी था और शिष्य था। लियांग किचाओ की बात करें तो इसका जन्म 1873 में हुआ था। इसने चीनी शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त करी थी। 1898 के जब ये सुधार आंदोलन हो रहा था तो उस समय राजा ने इसके अगेंस्ट, यानी कि जो विधवा सामग्री थी उसने इसने अगेंस्ट क्या कर दिया, फतवा जारी कर दिया। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ वारंट जारी कर दिया कि इन्हें पकड़ो और फांसी पे लटका दो। लेकिन ये बंदा क्या करा, लियांग कॉन्ग के साथ जापान भाग गया। तो लियांग एक बहुत अच्छा लेखक भी था, एक बहुत अच्छा निबंधकार भी था, और इसका चीन की युवा पीढ़ी पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा। ये किसी प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं चाहता था, ये चाहता कि भाई धीरे धीरे परिवर्तन होने चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसी प्रकार से देश को भी आगे बढ़ना चाहिए। लियांग क्रांतिकारी लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं था। फॉर एग्जाम्पल संन्यास से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं था। सन 1907 में लियांग ने चेंग वेनशी की स्थापना करी, एक प्रकार का संगठन था। ये चाहता था कि हमारे देश का एक संविधान हो, एक संसद हो, एक मंत्री परिषद हो, एक न्यायपालिका हो, एक प्रांतीय स्वायत्ता हो, यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक जो विश्वास होते हैं उन पर विश्वास ये रखता था। कौन? लियांग किचाओ। तो ये सुधारकवादी थे। अब हम बात करें अगर क्रांतिकारियों की, तो क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा नाम था संन्यास सेन। जो क्रांतिकारी थे ये चाहते थे राजनीतिक परिवर्तन हो एक हिंसा के माध्यम से, और सिंह छिंग वंश को उखाड़ फेंका जाए और एक नई तरीके से सत्ता की स्थापना की जाए।
सन यात-सेन की बात करें तो ये भी एक धनी किसान परिवार में इसका जन्म हुआ था। हालांकि इसे कोई शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त नहीं होती। इसने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करी थी होनोलुलु और हांगकांग में। इसके बाद एक डॉक्टर के रूप में इसने ट्रेनिंग पाई थी। टाइपिंग विद्रोह का बहुत बड़ा प्रशंसक था ये, बॉक्सर विद्रोह का भी प्रशंसक था ये बहुत ज़्यादा। सिंपल सी बात है, क्रांतिकारी तो इन सब चीज़ों के प्रशंसक होंगे ही। और एक पार्टी की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा शिंग चुई हुई। और ये पश्चिमी तौर तरीके अपनाएगा, पश्चिमी लोगों का विरोध करेगा, वंशवाद का विरोध करेगा, छिंग वंश का विरोध करेगा और अपनी छोटी छोटी संस्थाएं बनाएगा। और आगे चलकर मैं बता दूं आपको ये सक्सेस भी हो जाएगा और ये छिंग वंश की सत्ता को ख़त्म भी करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ तक अब तक हम चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि छिंग राजाओं ने कौन कौन से सुधार करे, शिक्षा में क्या सुधार करा, सेना में क्या सुधार करा, प्रशासन में क्या सुधार करा, उस समय चीन की अर्थव्यवस्था कैसी थी, विदेशी शक्तियाँ किस प्रकार से चीन में एंटर कर रही हैं, चीनी लोगों में देशभक्ति की भावना कैसे आ रही है और चीन में जो सुधारवादी हैं और जो क्रांतिकारी हैं वो किस तरीके से चीन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस चैप्टर के इस भाग में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। इस चैप्टर के भाग 2 में हम तोंग बेंग हुई के निर्माण की और उसकी विचारधारा की बात करेंगे और फिर अंत में चीनी क्रांति की बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।